नमस्कार। जम्मू कश्मीर में पिछले 19 घंटों से इनकाउंटर जारी रहा। हालांकि अब कोम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है। सुरक्षा बलों को आज एक बड़ी कामयाबी मिली जब एनकाउंटर में पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड कहे जा रहे कामरान गाजी को मार गिराया गया। पुलवामा इलाके के पिंगलिना में हुई इस मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए, जिसमें जैश का कमांडर और पाकिस्तानी मूल का एक कामरान है। आतंकवादियों से हुई इस मुठभेड़ में सेना के एक मेजर समेत 4 जवान शहीद भी हो गए, जिसमें एक पुलिसकर्मी भी है। बीती रात करीब 12 बजे ये सर्च ऑपरेशन के दौरान सेना की आतंकवादियों के साथ ही मुठभेड़ हो गई। सुरक्षा बलों ने आसपास के इलाके को घेर कर कार्रवाई शुरू कर दी और 19 घंटे तक ये ऑपरेशन जारी रहा। इस दौरान दक्षिण कश्मीर के डीआईजी अमित कुमार के पैर में भी गोली लगी है। डीआईजी अमित कुमार को आर्मी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक ब्रिगेडियर और लेफ्टिनेंट कर्नल को भी पैर में गोली लगी है। उधर जम्मू कश्मीर के नौशेरा में शनिवार को आईईडी डिफ्यूज करते वक्त शहीद हुए मेजर चित्रेश सिंह बिष्ट को आज अंतिम विदाई दी गई। शहीद मेजर चित्रेश का पार्थिव शरीर कल ही देहरादून लाया गया था। आज उनके पार्थिव शरीर को देहरादून से हरिद्वार लाया गया, जहां पूरे सैनिक सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। इससे पहले कल अलगाववादी नेताओं को मिल रही सरकारी सहूलियतें और जो सुरक्षा थी उसको वापस ले लिया गया। इनमें है मीरवाइज उमर फारूक, अब्दुल गनी भट्ट, बिलाल लोन, हाशिम कुरैशी, शबीर शाह। तो मीरवाइज उमर फारूक हजरत बल के सौरा में रहते हैं। इन्हें Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है। 40 से 50 सुरक्षाकर्मी 24 घंटे इनको गार्ड करते थे। पहले ये संख्या 90 हुआ करती थी। सरकार हर महीने 16 से 20 लाख इनकी सुरक्षा पर खर्च करती रही है। बिलाल लोन, गनी भट्ट, हाशिम कुरैशी को Y से Y+ सिक्योरिटी मिली हुई थी, जिसमें हाउस गार्ड से लेकर PSO तक शामिल रहा। 4 से 7 गनमैन हमेशा साथ रहे और हर महीने 1.5 से 2 लाख इनकी सुरक्षा में खर्च हो रहे थे। SS गिलानी अपने घर में नजरबंद हैं, जबकि यासीन मलिक ने सुरक्षा लेने से मना किया हुआ था। इस बीच आपको बता दें, आज पाकिस्तान ने दिल्ली में मौजूद अपने उच्चायुक्त सोहेल महमूद को वापस इस्लामाबाद बुला लिया है। पाकिस्तानी विदेश मंत्री के मुताबिक मौजूदा हालात पर विचार विमर्श के लिए उनको बुलाया गया। इससे पहले पुलवामा हमले के बाद शुक्रवार को गृह मंत्रालय ने उन्हें बुलाया था। तो आज जो हम समझने की कोशिश करेंगे और चर्चा करेंगे कि जम्मू कश्मीर के हालात सुधारने के लिए क्या कदम हमें उठाने चाहिए। मेरे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। भरत कर्नाड, प्रोफेसर भरत कर्नाड सिक्योरिटी एक्सपर्ट भी हमारे साथ। उदय भास्कर, एयर कमोडोर उदय भास्कर, डायरेक्टर हैं सोसाइटी फॉर पॉलिसी स्टडीज़। और MM अंसारी, पूर्व वार्ताकार जो UPA सरकार ने नियुक्त की थी तब हैं। तो मैं अगर भास्कर साहब पहले आपके पास आऊँ, अगर मैं आज की सिचुएशन से शुरू करूं, 19 घंटे तक ये एनकाउंटर चलता है, सर्च ऑपरेशंस, और इसमें हमारे ब्रिगेडियर, DIG, मेजर हमारे शहीद भी होते हैं। मोरल बूस्टिंग हो रही है हमारे शहीदों के बाद। सेना की बहुत ज़रूरी है एक कदम की, जो हमारे बड़े आला अफसर हैं वो भी ज़मीन पर उतरे। ये बात सच है कि इस वक्त जैसे आपने कहा है कि अगर एनकाउंटर जो है वो 19 घंटे के लिए चल रहा है, तो अर्थात ये है कि मामला बहुत जटिल है और इस प्रकार का मैं कहूँगा कि ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट है कि पुलिस की तरफ से, जैसे आपने कहा DIG साहब भी वहाँ पहुँचे थे, वो घायल हो गए हैं। आर्मी की तरफ से अगर ब्रिगेडियर लेवल अफसर अगर वहाँ पे हैं, तो अर्थात ये कि वो भी एक प्रकार से हौसला बढ़ाने के लिए भी, और जो लीड फ्रॉम द फ्रंट जिसको कहते हैं, उस प्रकार का उदाहरण दे रहे हैं। पर साथ साथ मैं निधि जी ये भी कहूँगा कि अगर इतने लोग घायल भी हुए हैं और हमारे जवान वहाँ मारे भी गए हैं, और ये CRPF के बावजूद, अर्थात ये है कि ये जो एनकाउंटर है जिसमें कामरान की बात बार बार आ रही है, कामरान गाजी, इससे शायद हमें संकेत यही मिलता है कि इस वक्त कश्मीर के अंदर जो सिक्योरिटी सिचुएशन है टैक्टिकल लेवल पे, ये काफ़ी एक प्रकार से बिगड़ गया है। कई इसके कारण हैं, उदाहरण भी है। सबसे दुखदपूर्ण तो जो पुलवामा में हुआ है, जहां CRPF के हमारे जवान मारे गए थे, और अभी जो एनकाउंटर हुआ है जिसमें कामरान गाजी को हमने कहा है कि IED का ये एक्सपर्ट हैं, तो अर्थात ये कि ये भी कश्मीर घाटी में प्रवेश हुए हैं। बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि ये मास्टरमाइंड था और सैनिकों के लिए, सुरक्षा बलों के लिए उस समय जो मास्टरमाइंड है उसको मारना बहुत
मेरे ख्याल से हौसले की बात उनको बहुत जरूरी था, क्योंकि तुरंत इसमें करना बहुत हमारे जरूरी है। तुरंत करना बहुत जरूरी था। तो इससे एक संकेत भी जाता है। पर साथ साथ मैं इस बात पे आ रहा हूं कि इस वक्त सिक्योरिटी सिचुएशन जो है वो नाजुक है, बिगड़ भी गया है, और हमको एक संपूर्ण तरीके से समीक्षा करना होगा, जिसमें शुरुआत यह भी होगा कि अगर 60 किलोग्राम या 100 किलोग्राम हाई एक्सप्लोजिव पुलवामा तक अगर पहुंच गया है तो कई सवाल अभी उठने चाहिए कि जिम्मेदारी किसकी थी और किस प्रकार की लैप्स हुई थी। ये क्या एलओसी से आया था, अंदर से आया था, जम्मू के तरफ से आया था? यानी कि ये जब समीक्षा खत्म होगा शायद हमको और अंदाजा होगा कि जो सिक्योरिटी सिचुएशन किस प्रकार से इतना, ये बार बार मैं कह रहा हूं कि ये कई सारे इसमें लैप्सेस थे, ढांचे थे, और इसको समीक्षा करना मैं कहूँगा सबसे प्राइमरी रिक्वायरमेंट है। उसके बाद बाकी जितने भी पटरी हैं, चाहे राजनीतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, और जो भी कूटनीतिक, इन सब के ऊपर हमको दोबारा मैं कहूँगा कि एक कॉम्पोजिट स्ट्रैटेजी लॉन्ग टर्म के लिए देखना होगा, क्योंकि इसका असर काफ़ी नकारात्मक रहा है। चाहे आप देहरादून देखिए या पटना, जहां पे जो भावना इस वक्त देश में है, जिस प्रकार से लोग उत्तेजित हो रहे हैं, ये बहुत ही चिंताजनक है। बिल्कुल, तो ये मैं इस पे आना चाह रही थी कि जो इसका असर हमारे समाज पे हो रहा है, भावनाएं, लोग इतने उत्तेजित हैं, गुस्से पे हैं, जज्बाती उबाल है लोगों में। लेकिन सर, अगर मैं आपको सिक्योरिटी एंगल से पूछना चाहूँ, मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि भरत कर्नाट सर भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पिछले साल 260 आतंकवादियों को मारा गया, और मेरे सहयोगी मुझे राजीव रंजन बता रहे थे कि इस साल ही करीब 35 से 36 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। इन आतंकवादियों को हम मार गिरा रहे हैं, और लगातार हम चाहते हैं कि इन आतंकवादियों को मारें, लेकिन जो आतंकवाद बार बार ये पनप रहा है, बार बार जो ये नंबर्स बढ़ रहे हैं, ये क्यों हो रहा है? कारण यही है कि हमें शायद इस सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा कि कश्मीर घाटी के अंदर, खास ये बुरहान वानी का जो किस्सा था, उसके बाद जो यूथ है, जो कश्मीर के इस वक्त जो नौजवान है, उनसे जब भी एक आध बार हमारी बातचीत उनसे हुई है, एक प्रकार का डिसइल्यूजनमेंट हो गया है, निराशा है। और ये जो अब्दुल दर है, जो लड़का, इसको अभी टेररिस्ट जैश ए मोहम्मद ने उसको उस दिशा में ले गए थे, वो एक उदाहरण है कि जैसे आपने कहा कि मान लीजिए कि आपने सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहुत मस्कुलर तरीके से कई लोगों को अगर उन्होंने न्यूट्रलाइज कर दिया है, उनके जगह में रैंक्स के अंदर चाहे जैश ए मोहम्मद हो या लश्कर हो या किसी और गुट, ये जो विचारधारा है, इसको अपनाने के लिए ये संख्या जो है ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। और ये इसी बात पे मैं आ रहा था कि जब हम समीक्षा की बात करते हैं, पिछले साल 2 साल जो हमारा पॉलिटिकल एक्सपीरियंस और तजुर्बा रहा है बीजेपी पीडीपी के साथ, और कश्मीर की जो अंदरूनी पॉलिटिक्स है, वो भी मैं कहूंगा कि बहुत ही बिगड़ गया। उसमें आती हूँ, भरत कर्नाट सर हमारे साथ आ गए। सर, आपके क्या कंसर्न्स हैं आज जम्मू कश्मीर को लेकर, मैं आपसे जानना चाहूंगी। कि पहली बार ये सुसाइड बॉम्बर इस तरीके और इस स्केल पे ये इवेंट हुआ है, तो अगर ऐसा ही हाल होता रहा आगे भी तो बहुत ही मुश्किल होगी। क्योंकि देखिए, अब तो अभी तक जो सिचुएशन है कश्मीर घाटी में, वहाँ पे सिविलियन लोगों को काफ़ी छूट मिलती है कि भाई आप रोड पे जाएं, कुछ भी करें। अब वो उस पर पाबंदी लगनी पड़ेगी, क्योंकि कहीं से भी ये हमला हो सकता है, किसी कार में या मोटरसाइकिल में। यानी कि ऑब्जेक्टिव क्या है वो सुसाइड बॉम्बर का, और क्या चाहता है वो, उस पर वो निर्भर होता है भी क्या, कौन सा व्हीकल यूज़ करेगा, क्या करेगा। तो मुझे लगता है और सख्ती से काम लेना पड़ेगा, और इसका असर क्या होगा लोगों पे, ये भी सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि अभी लोग कह रहे हैं कि भाई वहाँ डिसकंटेंटमेंट है, वो यूथ है जो भड़क गई है, और ये वो, तो मुझे लगता है नतीजा अभी खास अच्छा तो है नहीं बिकॉज ऑफ दीज इवेंट्स। और जो होगा तब मुझे लगता है काफ़ी कुछ ये जम्मू और कश्मीर सरकार और तो आपको अंदेशा है कि ऐसे इंसिडेंट्स और होंगे सर?
क्योंकि सरकार ने, गृह मंत्री जब गए थे उन्होंने एक तो मूवमेंट पर उन्होंने चेंजेस कर दिए। उन्होंने कहा था कि जब हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस मूव करेंगी तो कुछ देर के लिए सिविलियन मूवमेंट रोक दिया जाएगा। तो जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है उसमें तो बदलाव की बात संकेत गृह मंत्रालय ने उसी दिन दे दिए थे। आपको क्या लगता है, क्या क्या चेंजेस होंगे? हाँ, थोड़ी आवाज बढ़ा दीजिए जी। ये देखिए, जो क्या कहते हैं, ये जो आर्मी या पुलिस कॉन्वॉयज जाती हैं उसमें तो सिविलियन ट्रैफिक का रोकना तो पहले भी ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में था। वो उसको माना, वो उन्होंने क्या कहते हैं इम्प्लीमेंट नहीं किया, और उसी वजह से ये स्कॉर्पियो जो आ गई जिसने बस को रैम कर दिया था, तो उसी का नतीजा था। यानी कि आप क्या कर सकते हैं, RDX तो सिर्फ कार में नहीं लाया जा सकता, या कोई स्कॉर्पियो में नहीं आएगा हर टाइम, हर समय। तो ये तो किसी में भी आ सकता है। वो अपने जैसे ये फिलिस्तीनी फिदाई हैं, वो अपने एक्सप्लोसिव स्ट्रैप करके अभी पाकिस्तान में होता है वैसे अटैक होगा कोई मार्केट प्लेस में या जहाँ पे बहुत लोग जमा हो, तो आप क्या करेंगे? किस किस को छांट के आप आइडेंटिफाई करेंगे और कैसे आप उनको पकड़ेंगे टाइम और समय पे, ताकि वो विस्फोटक जो जैकेट वगैरह पहना रहता वो उनको ट्रिगर ना कर दे। आप क्या करेंगे? मुझे लगता है ये बहुत ही मुश्किल काम है, और इस वजह से ये सुइसाइड बॉम्बिंग तो किसी हालत में ये एक्सपर्ट्स कहते हैं रोका नहीं जा सकता, क्योंकि जो मरने वाला है वो तैयार है मरने के लिए, और वो और लोगों को, जितने लोगों को मार के ले जाना चाहता है अपने साथ, वो करेगा। तो आप क्या करेंगे? ठीक है, तो आप कह रहे हैं क्या करेंगे, ये कंसर्न है आपकी, चिंता है आपकी। लेकिन सर, इसको संभालना, इन हालात को, कोई सजेशन आप देना चाहेंगे सरकार को, क्योंकि आपने इतना इन डेप्थ वर्क किया हुआ है, कोई सजेशन देना चाहेंगे कैसे इसको संभाला जाए? नहीं, देखिए, ये सच कहें तो ये इंटरनल सिक्योरिटी हमारी फील्ड है नहीं, फिर भी ये तो कहना पड़ेगा। देखिए, अगर आप रूट कॉज पे जाएं और जड़ पे जाएं, इसका ये आर्टिकल 370 जो है ये मामला बिगाड़ रहा है। क्योंकि जब आप कहते हैं कि भाई कश्मीर आप हिंदुस्तान का हिस्सा है, और फिर कॉन्स्टिट्यूशन से आप उसको अलग सा एक स्टेटस दे देते हैं, तो आप एक तरीके से इस सेसेशनिस्ट मूवमेंट को बढ़ावा देते ही हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि भाई आप अलग हो, यू आर नॉट पार्ट ऑफ द यूनियन। तो आप क्या करेंगे? ये एब्रोगेशन तो हमें करना चाहिए था पहले ही, आर्टिकल 370 और जो एलाइड आर्टिकल्स हैं 35A वगैरह, वो कॉन्स्टिट्यूशन को सोचना पड़ेगा कि भाई किस हद तक हम उसको रिटेन कर सकते हैं, क्योंकि आगे चल के ये आपने जो बात कही जी, आज ये ट्विटर पे ट्रेंड भी कर रहा था सुबह आर्टिकल 3। अंसारी साहब, आपके क्या कंसर्न्स हैं? आपने एक समय यूपीए सरकार के दौरान काम किया था, और इस सरकार ने भी दिनेश्वर शर्मा को भेजा था। ऐसा नहीं कि इस सरकार ने भी नहीं भेजा वार्ताकारों को, लेकिन इस राज्य को क्या मिला इससे? देखिए, जो मैं समझ पा रहा हूँ वो ये कि अभी जो 14th को हुआ या आज जो कुछ भी हुआ है, सिवाय इसके कि ये एक मैसिव स्केल पे हुआ या इसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा थी, वरना तो ये कई सालों से चलता आ रहा है, चाहे पठानकोट हो चाहे यूरी हो। और उसके लिए गवर्नमेंट ने भी काफ़ी कोशिश की, और कोशिश में ये रही कि एक मस्कुलर अप्रोच अडॉप्ट की कि किसी भी तरह से इसको क्रश कर दिया जाएगा। तो ये देखा ये गया कि यहाँ पे इंटेलिजेंस फेल्योर तो हुआ, जिसकी वजह से ये इतना बड़ा हादसा हुआ। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इस सिचुएशन को, यानी वहाँ की जो मिलिटेंसी है उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने तमाम कदम ये उठाए कि पहले हुर्रियत को उनको ये मनी लॉन्ड्री के केसेस उनके ऊपर आयद हुए, और वो पता नहीं चार्जशीट हुए नहीं हुए, कुछ लोग अब भी जेल में हैं। तो ये
बजाय इसके कि जो पहले एनडीए थी उनसे बातचीत के जरिए किसी न किसी तरह के रास्ते निकालने की कोशिश करती थी, लेकिन ये तमाम हो गई कि पाकिस्तान से भी बात नहीं करेंगे, हुर्रियत से भी बात नहीं करेंगे, वहाँ के यूथ से भी बात नहीं करेंगे। लेकिन जब हम ये 8 साल पहले जब हम काम कर रहे थे तो उस वक्त हम लोगों ने ये कहा कि दिनेश शर्मा तो गए थे सर, दिनेश शर्मा तो गए थे, उन्होंने हुर्रियत के नेताओं से शायद बात भी की थी। इस पूरे प्रोसेस में तो उनका कहीं नाम नहीं आ रहा है, वो तो वैसे भी इंटेलिजेंस के आदमी हैं, तो आखिर उन्होंने क्या इंटेलिजेंस शेयर किया है? मान लीजिए कि सेंट्रल जो हमारी एजेंसी दिल्ली में बैठी हैं इनको खैर पता ना हो, लेकिन वो तो ऑन डे टू डे बेसिस उनका रोल बल्कि यही था कि वो देखें कि कहाँ से हमारे सिक्योरिटी लैप्सेस हो रही हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब उनका अपॉइंटमेंट भी हुआ था तो वो इसी बैकड्रॉप पे हुआ था कि बावजूद इसके कि हमारी सरकार, हमारी आर्मी, सिक्योरिटी फोर्सेस तमाम कोशिश करती थी, लेकिन पता नहीं कहाँ से कुछ हो जाता था, पता ही नहीं चल पाता था। तो ये इनको देखा ये गया कि वहाँ जा कर के ये पता कर पाएंगे कि आखिर जो भी कोई सरकार कदम उठा रही है वो कामयाब क्यों नहीं हो पा रहा है, जो इंटेलिजेंस लैप्सेस हो रही हैं वो कहाँ से हो रही हैं। इसी बात पे जो आपने इंटेलिजेंस लैप्सेस की बात की, रघु रमन सर जो नैडग्रिड के एक्स चीफ रहे हैं, उन्होंने आज एक आर्टिकल लिखा हुआ था, तो उसमें लिखा था वॉर इज अ स्ट्रेंज गेम, द ओनली विनिंग मूव फॉर इंडिया इज नॉट टू प्ले। उन्होंने ये लिखा था और जब मैंने ट्वीट करा था तो उससे लोगों में काफ़ी गुस्सा भी था, भाई क्यों आप नो वॉर की, क्योंकि एक तरह से भावनाएं इतनी भड़की हुई हैं, लोग इतने आहत हैं, उनको लगता है कि तुरंत लड़ाई होनी चाहिए। लेकिन जो हमारे सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं वो ज़मीन पे क्या कहते हैं, अब उन्होंने जो तमाम चीज़ें जो एक्सप्लेन करी थी कि कैसे पाकिस्तान ने अपनी टैक्टिक्स बदल ली। 26/11 के बाद हमारा इंटेलिजेंस नेटवर्क काफ़ी अच्छा हो गया था, उसके बाद कोई बड़ा ऐसा नहीं हुआ था, तो पाकिस्तान ने अपनी टैक्टिक्स बदली और छोटी छोटी उन्होंने शुरू कर दी स्कर्मिशेस। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये जो इंटेलिजेंस नेटवर्क की बात थी 26/11 के बाद भी सीम्ड कि ऐसा लग रहा था कि हमारा पूरा ये बहुत मजबूत एक हमारा एक औजार हो जाएगा कि जब हमारी इंटेलिजेंस गैदरिंग अच्छी हो जाएगी, लेकिन हाल फिलहाल कश्मीर में क्यों ये इतना कमज़ोर हो गया? आपने ये जो सवाल उठाया है ये बिल्कुल बुनियादी है। इंटेलिजेंस इस वक्त जो हमारी ढांचा किस प्रकार की है और उसमें किस प्रकार की परिवर्तन की ज़रूरत है। आप मेरा दाढ़ी देखिए, सफ़ेद हो गया है। पिछले 30 साल से हम इसी विषय के ऊपर काम कर रहे हैं। अर्थात ये कि जब मैं IDSA में था जी, उस वक्त आपको याद होगा कि करीब 1990 की बात है, जब जम्मू कश्मीर का जो प्रॉक्सी वॉर जिसको हम बार बार कहते हैं, और अंसारी साहब बिल्कुल सही हैं कि भारत के लिए पुलवामा जो है संख्या और इंटेंसिटी बहुत भारी है, इसलिए देश में लोग बहुत उत्तेजित हैं। बिल्कुल। परंतु अगर आप ठंडे दिमाग से समीक्षा करेंगे, जनवरी 90 से जबकि पंडितों को वहां से हटाया गया था, एक प्रकार से वो प्रोग्राम बनाया था, तब से लेके आज तक पिछले 19 साल से भारत को ये झेलना पड़ा है। और कई बार जो हमारी सिक्योरिटी लेवल और जो प्रिपेयर्डनेस है उसमें कई प्रकार के कमियां हमने देखा है। हाल में लोगों को पठानकोट, उरी वगैरह याद है, पर उससे पहले भी आपको याद होगा जब बिल क्लिंटन साहब राष्ट्रपति थे अमेरिका के, जब वो यहाँ आए थे उस वक्त भी बहुत बड़े हादसे हुए थे। और कारगिल के बाद वाजपेयी जी के सरकार ने एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का रिपोर्ट बनाया था जिसमें एक मुख्य बिंदु यह था कि हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज का रिवैम्प, रिव्यू और रिस्ट्रक्चरिंग की जरूरत है। सब लोग जानते हैं कि मोटी बात यह है कि हमारे 2 एजेंसीज है, नेशनल लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे IB है और दूसरा है R&AW। और जानकारों का यही कहना था, और मैं एक नाम लेना चाहता हूं, हमारे B रामन साहब जो इस वक्त हमारे साथ नहीं हैं, वो काफ़ी मशहूर थे, एनालिस्ट थे और वो कभी लिखते भी थे, बात भी करते थे, और वो R&AW में थे। कारगिल के बाद उनका बड़ा भूमिका रहा इस रिपोर्ट में, और उन्होंने यही कहा कि कई प्रकार के परिवर्तन चाहिए क्योंकि काफ़ी बदल गया है बाहर का माहौल, टेक्नोलॉजी बदल गया है, और इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के बीच में एक प्रकार का तालमेल होना चाहिए, जहां तक इंटेलिजेंस और सेंटर स्टेट लेवल के ऊपर भी होना चाहिए। संक्षेप में निधि जी मैं यही कहूंगा कि जितने भी रिकमेंडेशंस रहे हैं उनके ऊपर उस दृढ़ता के साथ हम आगे नहीं बढ़ जा पाए हैं। और शायद ये जो इस वक्त जो हुआ है, क्योंकि हर एक बार जब हमारे देश में हादसा होता है, उदाहरण के लिए मुंबई जब हुआ था नवंबर 2008 में, उस वक्त लोगों ने यही कहा कि इंडिया वाज सरप्राइज्ड। किसी ने कहा कि इंटेलिजेंस एक्शनेबल नहीं था,
और 24 घंटे के लिए हम किसी प्रकार का हम रिस्पॉन्स भी नहीं कर पाए, ये 2008 है। 2019 में हम उसी बात पे आ रहे हैं। तो मैं यही कहूंगा कि इट्स अ सिस्टेमिक फेलियर, और अभी तक हमारे देश में उस प्रकार की पॉलिटिकल जो रिजॉल्व है कि ढांचे में बदलाव लाने के लिए कठिन निर्णय लेना चाहिए, अभी तक हम नहीं ले पाए। कर्नाड सर, आप कैसे देख रहे हैं जो उदय भास्कर सर ने कहा है? देखिए, सबक तो हमने सीखा नहीं है, न हम सीखने की हम में काबिलियत है ऐसे लगता है। क्योंकि देखिए, ये गवर्नमेंट बहुत से कमीशन बनाती हैं, कमिटीज़ अपने रिपोर्ट्स देती हैं, वही दोहराते हैं कि भाई ये सब रिस्ट्रक्चरिंग होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, होता कुछ नहीं है। वो जो रिपोर्ट जाके कहीं शेल्फ पे जाके अटक जाता है और किसी पे कोई उस पर ध्यान नहीं देता। तो अब देखिए क्या होगा। मुझे लगता है पॉलिटिकल विल अगर हो तो ये रिस्ट्रक्चरिंग हो सकती है, ये कोऑर्डिनेशन। क्योंकि मैं आपसे जानना चाहूंगी, मेरे सहयोगी राजीव रंजन ने मुझे बताया कि जो सीआरपीएफ के हमारे जवान हैं वो इंसास राइफल लेकर घूमते हैं, मतलब उनके पास वो रहती है, और बहुत ठंडी और बहुत गर्मी में वो चलती भी नहीं है। जबकि जो टेररिस्ट आते हैं, आतंकवादी आते हैं, इनके पास M16 होती है, शायद अमेरिकन या चाइनीज गन्स होती है, AK-47, AK-56 इनके पास होती है। और अभी हमारे पास एनडीए सरकार है, पहले यूपीए सरकार थी, अब सरकारें कहती हैं कि भाई हमने तो आपको बुलेट प्रूफ जैकेट दे दी, लेकिन वो इतनी भारी बुलेट प्रूफ जैकेट है, आपने हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं दी जो इन आतंकवादियों के पास होती है। तो जो इंटेलिजेंस है और जो चीज़ें हमें मुहैया करानी है अपने सैनिकों को, हम उसमें सर अभी भी 26/11 के बाद अभी भी हम वो गिना रहे हैं स्टूडियो। मुझे याद है भरत वर्मा सर पहले आते थे, अब वो हमारे बीच नहीं रहे, तो हमेशा मुझे स्टूडियो में कहते थे, निधि चिंता है मुझे कि हमारे पास एम्युनिशन इतना नहीं है। तो आप क्या कहना चाहेंगे सर सरकार को कि तुरंत क्या करना चाहिए? नहीं, देखिए, अभी पहली बात तो ये है कि हमें जो आधुनिक मॉडर्न ये पर्सनल आर्म्स जो हैं कॉम्बैट के लिए, वो तो यहीं पे प्रोडक्शन होनी चाहिए। और ये सब हमारे सब किसी का बहुत किस्म के फोर्सेस हैं, पैरामिलिट्री है, आर्मी है, ये है, वो है, सबके पास एक ही नमूने के स्टैंडर्डाइज्ड वेपन होनी चाहिए ताकि वो हम बल्क प्रोडक्शन हो। अब वही सोच रही है सरकार अभी कलशनिकोव कंपनी को यहाँ आके अपनी फैक्ट्री बनाने के लिए जी। पर अभी इतनी देर लग जाती है डिसीजन लेने में और फिर इम्प्लीमेंट करने में कि फिर पता नहीं कितने साल लगेंगे जब तक ये सब होगा। तो डिसीजन उसी चक्कर में हम पड़ गए हैं कि भाई सरकार कोई 20 सेकंड में क्या सुझाव आप देंगे सरकार को? मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि हमें ये बुनियादी बात समझना चाहिए कि हम एक लोकतांत्रिक देश हैं और एक मास पॉपुलेशन जो है पिछले 30 सालों से जो इस बात को रेज कर रही है कि उनके यहाँ पॉलिटिकल प्रोसेसेस ठीक नहीं है, उनके यहाँ ड्राकोनियन लॉज हैं, उनके यहाँ एलिनेशन और रेडिकलाइजेशन दोनों जो है वो बढ़ रही हैं, इस वजह से कि लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट के हिसाब से देखें, चाहे एजुकेशन के हिसाब से देखें। तो और बहुत सारी बातचीत बिल्कुल होनी चाहिए, इसलिए कि एक किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम में आप गोली बंदूक से लोगों को आप नहीं रोक सकते। उसमें चंद अगर लोग हैं तो उनको आप तो कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत मास बेस पकड़ चुका है, ये इंटरनल अपराइजिंग है, वो ठीक है। दुनिया में जहां कहीं भी किसी भी तरह की टेरर एक्टिविटीज है, कोई ना कोई देश उनको सपोर्ट कर रहा है, इनको भी कर रहा होगा। तो लेकिन अगर हमारा जो मूल बात है कि हमें अपनी जमहूरियत पे और जमहूरियत पे ही भरोसा रखना चाहिए, तभी हमें लॉ एंड ऑर्डर विश्वास रखना चाहिए और सरकार को तत्पर कदम उठाने चाहिए। एक तरफ लोगों को एक मरहम की ज़रूरत है वहाँ के लोगों को, साथ ही जो हमारी सुरक्षा बल हैं जो अपनी जान की बाजी लगा देती हैं उनको लेटेस्ट हथियार के साथ उनको रहना चाहिए वहाँ पर। और एक तरह से ये वो समय आ गया जब हमें अपनी भावनाएं जो हैं उनमें नहीं बहना चाहिए, संयम से जो हमारे सुरक्षा के एक्सपर्ट्स मौजूद हैं उनको सुनते और पढ़ते रहना चाहिए। तो इसी के साथ फिलहाल डिस्कशन में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपको हमारे सहयोगी नज़ीर मसूदी ने बात की है जो सीआरपीएफ के जवान हैं जो पुलवामा हमले में जो बाल बाल बच गए थे, उनका क्या कहना है एनडीटीवी से, वो हम आपको सुनाएंगे।
पुलवामा के आतंकवादी हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। हमारे सहयोगी नजीर मसूदी ने उन जवानों से बात की जो सीआरपीएफ के काफिले में शामिल थे। आइए सुनते हैं इन जवानों की जुबानी उस घड़ी का बयान जब आतंकवादी हमला हुआ था। मैं इस वक्त सीआरपीएफ के उन जवानों के बीच में हूं जिन्होंने एक बहुत बड़े हादसे को अपनी आंखों के सामने देखा, जिन्होंने ये भी देखा कि किस तरह उनके साथी मारे गए एक आत्मघाती हमले में। इन्होंने ये भी देखा कि किस तरह बस को बॉम्ब से उड़ा दिया गया, एक आत्मघाती आया और उसने अपनी कार को जिसमें बारूद लगा था उसको टकराया बस के साथ, और एक ऐसा हादसा हुआ जिसने इस पूरी कश्मीर की जो मिलिटेंसी का इतिहास है, पहली दफा इतना बड़ा हादसा घटा कि 40 से ज्यादा सीआरपीएफ के लोग मारे गए, कहीं एक जख्मी हुए, लेकिन जो दिलों पे घाव हैं, जहनों के घाव हैं, वो शायद ही कभी भर पाएंगे। मैं बात करूंगा यहाँ उन जवानों से जिन्होंने अपनी आंखों के सामने ये सब कुछ देखा। आप ये बताएं, हमने पहले बात की आपकी गाड़ी 2 या 3 गाड़ियां आगे थी उस बस से जिसमें धमाका हुआ और जिसमें सभी ये लोग मारे गए, तो आप हमें बताएंगे क्या हुआ। आपका नाम पहले? मेरा नाम जसविंदर पाल है। जी जसविंदर जी। तो हमारी बस उस बसों से मतलब 2 बस आगे थी हमारी, मतलब 2 बस पीछे थी वो जिसमें ब्लास्ट हुआ जिस गाड़ी थी, मतलब बहुत जबरदस्त ब्लास्ट हुआ जी। और हम उन जवानों को सलूट करते हैं। बस का भी आप बता रहे थे शीशे सब? हाँ जी, हमारी बस के भी मतलब इतना साउंड था ब्लास्ट का कि हमारी बस के भी शीशे मतलब कांच सब टूट गए थे जी। काफी गाड़ियों को नुकसान हुआ, बट हम उन जवानों को सलूट करते हैं जिन्होंने अपनी शहादत दी, अपने देश के लिए अपनी जान निछावर की है। तो जाहिर सी बात है, जो ही धमाका हुआ होगा तो आपने बाद में पीछे देखा होगा कि क्या तबाही थी, और क्या उनमें से आप किसी को जानते थे जो उसमें मारे गए? हाँ जी, ये हमारी 75 बटालियन का एक जवान था कांस्टेबल मनिंदर सिंह जी, जो कि 23-24 साल की एज का था। बहुत ही छोटा। बहुत दुख की बात है। हम उनके परिवार वालों को ये संदेश देंगे कि मतलब अपने आप को आपके हाथ में वायरलेस सेट था, क्योंकि आपने सब कुछ सुना होगा। सेट से जैसे धमाका हुआ बहुत जोर से हुआ, तो वहां से हम कोई कम से कम 1 किलोमीटर पीछे थे, क्योंकि कॉन्वॉय बहुत लंबी थी। तो जैसे धमाका हुआ तो थोड़ी देर में सेट में बोला बचाओ बचाओ, गाड़ी में आग लग गया, गाड़ी में आग लग गया। तो हमने सोचा अपनी कॉन्वॉय के ऊपर अटैक हो गया। फिर बाहर निकल के देखा तो पीछे से दाएं बाएं से बैंकर शंकर आए, तो हमने उनको दिशा दिखाई, हमने बोला आगे जाओ, आगे धमाका हुआ है कॉन्वॉय के ऊपर। इतनी देर में फिर आप काफी सीनियर है सर्विस के लिहाज से, ASI भी है। हाँ सर। आपने सर्विस में काफी घटनाएं देखी होंगी। जी सर। लेकिन क्या किस तरह इस घटना को इतना बड़ा धमाका हुआ कि ऐसे लगा कि कोई मतलब बहुत बड़ा धमाका, कोई ID वगैरह फटा होगा, जैसे कोई बड़ा पुलिया वगैरह के नीचे नहीं होता है ऐसे फटा होगा बोल के। ऐसे बोले इतना जबरदस्त तो कभी हुआ नहीं श्रीनगर में, जो पहली बार हुआ है ऐसा। तो ये थी उन सीआरपीएफ के जवान से बात की जिन्होंने अपनी आंखों के सामने ये देखा, ऐसा मंजर, एक दर्दनाक मंजर, अपने साथियों को खोते हुए देखा। अपनी कॉन्वॉय जो जम्मू से सफर शुरू हुआ था इस तरह रुका एक जगह कि शायद ही तारीख कभी, इतिहास कभी उस वाक़े को बुला सकेगी। और सीआरपीएफ के ये जवान कहते हैं हम नहीं बुला पाएंगे। लेकिन इसके बावजूद भी आपको दिखाऊं, यहाँ जो ऑफिसर्स बैठे हैं सीआरपीएफ के, ये इन्हें बार बार सवेरे से यही दे रहे हैं कि आपकी जो ड्यूटी है, ड्यूटी आपकी कानून बनाने की, अमन बनाने की, उससे कभी भूलना नहीं है, कभी आपकी हिम्मत नहीं टूटनी चाहिए। ये एक ऐसा वाक़ा है, ये घाव है जो दिलों पे भी है, जहनों पे भी है, लेकिन
जो इसमें ड्यूटी है, जो उसमें काम है, उस पर इसका कोई असर नहीं होना चाहिए। यही बात बार बार यहाँ सीआरपीएफ के लोगों को कही जाती है, समझाई जाती है, और इनका ये कहना है कि हमेशा इस घटना के बावजूद भी वो कभी भी अपनी ड्यूटी में कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। पाकिस्तान की जेल में जासूसी के आरोप में बंद और फांसी की सजा पाए भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के केस में आज हेग की अंतर्राष्ट्रीय अदालत में सुनवाई शुरू हो गई। भारत ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान ने बिना कायदे की जांच किए सजा सुना दी। उसने ना वियना समझौते का ख्याल रखा और ना ही न्याय की बुनियादी शर्तों का। I now invite Mr. Salve to take the floor. You have the floor. हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय अदालत में बहुत सावधानी और मजबूती के साथ भारत की ओर से दलील देते रहे वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव के मामले में न्याय और इंसानियत के बुनियादी सिद्धांतों का भी ख्याल नहीं रखा। There is no manner of doubt that Pakistan was using this as a propaganda tool. Pakistan was bound to grant consular access without delay. On 30th March 16, India reminded Pakistan of its request for consular access and received no reply to its communication. 13 reminders were sent by India on various dates, and I will deal with them in my narrative. Jadhav's continued custody without consular access should be declared unlawful. करीब 2 घंटे चली इस दलील के दौरान साल्वे ने कहा कि जाधव को लेकर पाकिस्तान ने कभी ठोस सबूत नहीं दिए, उसकी ओर से जांच का ब्यौरा तक नहीं आया, जाधव को वकील तक मुहैया नहीं कराए गए, यहां तक कि कॉन्सुलर एक्सेस से भी उन्हें वंचित रखा गया। भारत ने 13 बार इसके लिए अनुरोध किया। पाकिस्तान ने परिवार से मिलने दिया, लेकिन प्रताड़ित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। The first issue relates to the construction of the Vienna Convention, particularly Article 36 of the Convention and its application to the facts of the case. On this, the admitted position being that consular access was not granted. If Pakistan's strange defense of exclusion of such cases is not accepted, then it has to be found that Pakistan is in egregious breach of the Vienna Convention. हेग की अदालत में भारत का पक्ष इस लिहाज से भी मजबूत है कि उसके अनुरोध पर चली सुनवाई के बाद अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने पाकिस्तान की ओर से जाधव को दी गई फांसी की सजा पर रोक लगा रखी है। अभी सुनवाई में दोनों पक्ष अपनी बात रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय अदालत में अब पाकिस्तान अपना पक्ष रखेगा, जिसे काटने का भारत के पास एक और मौका होगा। 21 तारीख को 4 दिनों की सुनवाई पूरी होगी। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय अदालत से अभी फैसला आने में लंबा वक्त लगेगा। नई दिल्ली में उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया।